हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आज फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। आप लोगों को पता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज से कम 5-6 क्वेश्चन आईटीआई और आईटीओ एग्जाम में पूछा जाता है। ये डिपार्टमेंटल एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो चलिए, मैं आज आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि 2022 का है। और वो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर है। मैथमेटिकली तो हो सकता है आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट के पर्पज से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं इसके बारे में पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उसके बाद फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, टेक्निकली नॉट मैथमेटिकली। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो ऑर्डर टाइप का कहलाता है। इसके फीचर की बात करेंगे तो ये एक ऑर्डर होता है जिसमें ये कहा जाता है कि आई ऑर्डर यू टू मेक द पेमेंट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज की बात आती है तो इसमें मिनिमम जो है 2 पार्टी होते हैं और 3 पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकता है। क्लियर? 2 पार्टी मिनिमम होते ही हैं, लेकिन 3 पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब उसके लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होता है वो आपको मैं समझा देता हूं। पहले सपोज कीजिए कि ए एक पर्सन है जो कि एक सेलर है, ठीक है, और बी एक पर्सन है जो कि परचेजर है या बायर है। करेक्ट? अब यहाँ पे जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज की बात आती है तो वो क्रेडिट सेल की बात आती है, मतलब नो पेमेंट डायरेक्टली और इमीडिएटली। So when payment or when goods are purchased on credit basis, at that moment bill of exchange comes into picture. So क्रेडिट को इंश्योर करने के लिए, क्रेडिट सेल को के पेमेंट को इंश्योर करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज को लाया गया है ताकि कोई डिफॉल्ट ना हो सके। और अगर डिफॉल्ट होता है तो देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया टू क्लेम और टू इंश्योर द पेमेंट or to make recovery as soon as possible. So there is legal provision to enforce or to execute this document against the person who has signed over it. अब यहाँ पे देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स ये ड्रॉ करेंगे वो कहलाते हैं ड्रॉअर। अब क्या होगा, जब वो गुड्स सेल होगा तो ए जो है एक गुड्स पहले सेल करेगा, फिर एक इनवॉइस जनरेट करेगा कि भाई इतना पेमेंट है, फिर एक बिल ऑफ एक्सचेंज बिल जनरेट करेगा किसके नाम पे? बी के नाम पे। सो बी को भेज दिया जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है अब बी के पास आएगा और बी जो है ड्रॉई बन जाएगा। ड्रॉई क्यों बन जाएगा? क्योंकि वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन करेगा। साइन करने के बाद वो डॉक्यूमेंट अगेन फिर से ए के पास आ जाएगा। करेक्ट? ये घूमकर ए के पास आ जाएगा। इतना खत्म हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया था, किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए मैक्सिमम 3 मंथ्स 3 डेज टाइम होता है, मतलब 3 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है और 3 दिन का जो है 3 डेज का जो है वो ग्रेस दिया जाता है। क्लियर? तो अभी मान लीजिए कि ये 3 मंथ्स का दिया है, 3 मंथ्स, तो इसमें 3 डेज का ग्रेस पीरियड होगा। किसी भी पर्टिकुलर के डेट का बिल अगर ड्रॉ होता है तो उसका ड्यू डेट क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ए जो है, ए सी का उधार लिए हुए है, या ए भी तो कोई गुड्स परचेस करेगा, तो वो ए ने सी से कुछ गुड परचेस किया और उसे भी कुछ पेमेंट करना है सी के लिए। अब वही बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि उसने ड्रॉ किया था बी के ऊपर और बी ने उसके ऊपर साइन किया था, अब ए जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज सी को दे देगा ताकि उसका उधार खत्म हो जाएगा। अब बिल ऑफ एक्सचेंज का दूसरा फीचर, ये एक फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। थर्ड पॉइंट, ये क्रिस्टल क्लियर फ्री टाइटल इन्वेस्ट करता है या कन्फर्ड करता है होल्डर को। किसको? होल्डर को। अब यहाँ पे साइन किया हुआ है ड्रॉई का, अब ए के पास है, ए ने सी को दे दिया बिल ऑफ एक्सचेंज। नाउ बिल ऑफ एक्सचेंज सी के पास है और सी विल बी द ट्रू होल्डर, टाइटल होल्डर ऑफ दैट बिल ऑफ एक्सचेंज। आज बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर होकर सी के पास चला गया। सी जो है अब डी को दे दिया, डी जो है अब ई को दे दिया। इस तरह से इजीली ट्रांसफरेबल होता है। क्लियर? मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, और जिसके पास होता है उस होल्डर के पास एक फ्री लीगल टाइटल होता है। क्लियर? क्लियर?
मतलब कि उस टाइटल होना मतलब अब उसको वो इनकैश कर सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर होते होते ई तक आया, ड्यू डेट तक, हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रांसफरेबिलिटी आप देख रहे हैं वो बिल के ड्यू डेट तक ही होता है, एक्सपायर होने के बाद नहीं होगा। तो बिल के एक्सपायरी डेट तक, मतलब ड्यू डेट तक में ये बिल किसी के पास भी ट्रांसफर हो सकता है। अब सपोज कीजिए कि ये बिल घूमता घूमता ई के पास आया है और बी के ड्यू डेट के बाद ई इसके पास आता है कि आप पेमेंट कीजिए, और बी ने उसे ई को पेमेंट कर दिया, क्योंकि उसको तो उतना ही पेमेंट करना था ना जो ए को पेमेंट करता, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अनुसार उसे पेमेंट करना है, तो वो ई को पे करेगा। तो नाउ ए ई विल बी द थर्ड पार्टी एंड विल बी कंसिडर्ड एज पेई, करेक्ट। और इन सेंस अगर आप देखेंगे तो बी विल बी द पेयर। फाइनली व्हाट विल हैपन, फाइनली बी's dues will be cleared towards A, A's due will be cleared towards C, and toward C's dues will be cleared towards E and towards D, and D's due will be cleared towards E. Finally A will be the payee, E will be the payee, और B will be the payer. क्लियर, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज में चूंकि इजीली ट्रांसफर होता है, कैंसिल हो सकता है, रीड्रॉ हो सकता है। अब इस रेस्पेक्ट में हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। 1 जनवरी को शिल्पा ओज 10,000 एंड एक्सेप्ट 3 months बिल फॉर द अमाउंट। यहाँ पे शिल्पा जो है किसी का को शिल्पा को एक पेमेंट करना है और वो अमाउंट क्या है 10,000। मतलब यहाँ पे शिल्पा है और मान लीजिए कोई एक्स आदमी है, एक्स के प्रति है, तो शिल्पा विल बी द ड्रॉई एंड एक्स विल बी द ड्रॉअर। क्लियर। अब यहाँ पे 1 जनवरी की बात है, तो 1 जनवरी मान लीजिए 1 जनवरी 2026, तो इसका ड्यू डेट निकालिए क्या होगा। जनवरी से फरवरी मतलब 1 फरवरी 1 महीना, 1 फरवरी से 1 मार्च 2 महीना, 1 मार्च पे से 1 अप्रैल 3 महीना, और 3 दिन जोड़ दीजिए, तो मतलब क्या होगा ड्यू डेट 4 अप्रैल 2026 विल बी द ड्यू डेट। अब यहाँ पे क्या बोलता है, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी मतलब 4/4/2026 शिल्पा वॉज नॉट एबल टू मीट द बिल, मतलब सी डज नॉट हैव मनी टू पे द फुल अमाउंट ऑफ 10,000, सो सी बिकम्स डिफॉल्टर। सी पेज 4,000, यहाँ पे देखिएगा 4,000 पे किया गया। अब क्या हुआ, 10,000 में 4,000 पे कर दिया गया, तो मतलब 6,000 का हो गया, बच गया। नाउ आस्क टू ड्रॉ अनदर बिल फॉर 3 months फॉर बैलेंस अमाउंट। अब अगेन 4 तारीख को ये उसने 4 तारीख को उसने 4,000 पे कर दिया और बोला कि भैया ए या भैया एक्स आप फिर से एक ड्रॉ कर दो बिल, ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हम उससे ज़्यादा नहीं पे कर सकते हैं। तो उसने एक्स ने फिर से एक बिल पे किया शिल्पा पे, और उसका जो ड्यू डेट होगा, ड्रॉइंग डेट होगा, ड्रॉइंग डेट क्या हो जाएगा 4/4/2026। अब इसका ड्यू डेट क्या होगा, 4/4 से 4/5, 4/5 से 4/6, 4/6 से 4/7, और 3 दिन और जोड़ लीजिए मतलब 7 तारीख। तो अब नेक्स्ट ड्यू डेट जो हो जाएगा 7/7/2026। ड्यू डेट के रिगार्डिंग में क्लैरिटी आ गई। अब यहाँ पे क्या बोला गया, न्यू बिल ड्रॉ करने के लिए, तो न्यू बिल ड्रॉ हो गया 4 तारीख को, उसका ड्यू डेट 7 तारीख को है। लेकिन कंडीशन क्या था, बैलेंस अमाउंट विद इंटरेस्ट ऑफ 15%। मतलब क्या हुआ कि जो बैलेंस अमाउंट है ये बैलेंस अमाउंट है ना, बैलेंस अमाउंट पे 15% पर एनम द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी। अब यहाँ पे मैथमेटिकल आ जाएगा कि कितना है अमाउंट, 6,000 इंटू 15%, 100 दिस 15 चौक 60, 15 पच्चीस 75, 15 छक 90, 900 रुपया, करेक्ट। अब ये इंटरेस्ट हो गया पूरे ईयर का 900 रुपया, और इसे डिवाइड करना है कितने मंथ में, 3 months में। तो 3 months में 4 और कितना हो जाएगा 2 5 10
₹250, मतलब 250 रुपीज़ विल बी द इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स फॉर 6000 रुपीज़। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें ऑप्शंस मिलेंगे कि कितना आंसर है। मैथमेटिकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोबारा। अगर शॉर्टकट की बात करते हैं तो यहाँ पर सीधा देख लीजिए इस तरह से कि आप कर लीजिए 6000 इंटू 15/100 इंटू 3/12, करेक्ट। तो यहाँ पे ये कट गया, दो 30 15 15 है 225। देखिए कैलकुलेशन में गलत हुआ था, तो ये 250 ना होके 225 हो जाएगा। तो आपके लिए 225 रुपया जो है वो इंटरेस्ट बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जब ये आपका ये क्लियर हो गया कि 225 रुपया, तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा, है ना। लेकिन अगर पूछा जाए इसी में क्वेश्चन कि ये तो पूछा गया इंटरेस्ट, नाउ सपोज कि शिल्पा को 7/7/2026, तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो न्यू बिल जो ड्रॉ हुआ है उसका ड्यू डेट कौन सा डेट पे फॉल करेगा इनमें से। क्लियर। सेकंड ये पूछा जाएगा कि जब शिल्पा को ड्यू डेट पे पेमेंट टोटल पेमेंट करना होगा तो कितना पेमेंट करना होगा। तो आपका आ गया 6000 प्लस 225, मतलब 6225 रुपीज पेमेंट करना होगा। तो इसको अगर जर्नल में एंट्री करना होता है तो आप देखिएगा कि बिल रिसीवेबल डेबिट, ठीक है, टू शिल्पा क्रेडिट, और कितना अमाउंट आ जाएगा 6225। अब इसी को दूसरे तरीके से अगर लिखना होता है, क्योंकि बिल डेबिट में क्यों आता है आपको मैंने रूल बताया था। बिल रिसीवेबल मतलब होता है एसेट, और एसेट का क्या होता है वो रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिल रिसीवेबल जो है वो डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। तो बिल रिसीवेबल ड्यू हो गया। अगर इसको डिफरेंट एंगल से लिखना होता है, जैसे इंटरेस्ट वाला पार्ट को भी अगर हम सेपरेट करके लिखते हैं, जो कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आप यहां लिख सकते हैं BR डेबिट 6000, BR डेबिट टू 6000। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम क्या होता है रियल अकाउंट, है ना, रियल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, जो कि नॉमिनल अकाउंट का है। तो यहां पे बिल टू शिल्पा 6205, 6000 प्लस इंटरेस्ट 225। तो टोटल बिल रिसीवेबल जो है 6225 हुआ। शिल्पा से बिल इतना आएगा और इंटरेस्ट 225 आएगा। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, और इस तरह से भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया जाएगा। क्लियर। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी रहता है, लेकिन थोड़ा सा समझने में टफ होता है, इसलिए क्योंकि बेसिक हमें पता नहीं होता है, राइट। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका 2022 में पूछा गया था, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे वो एक नए क्वेश्चन पे और विथ कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डील करूंगा। ओके, so thank you, and stay tuned to this channel, and do not forget to like, share and subscribe. Thank you very much.